स्क्रीन पर दिख रहे इस क्विज शो को तो आपने देखा ही होगा। क्या आप 5वीं पास से तेज हैं? शो के होस्ट मिस्टर शाहरुख खान को तो सब जानते हैं, लेकिन अब इस शो के 26 साल के क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीरज ग्रोवर की कहानी जानते हैं। नीरज ग्रोवर मुंबई के एक यंग एंड एम्बिशियस प्रोफेशनल थे। 2008 में इनकी बहुत ही तेज़ी से करियर ग्रोथ हो रही थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही दिनों बाद इनका नाम देश की हेडलाइंस बन जाएगा। 6 मई 2008 की शाम नीरज की अपने दोस्तों और परिवार से आखिरी बार बात हुई। उसके बाद वो अचानक गायब हो गए। शुरुआत में सबको लगा कि शायद वो किसी काम में बिजी होंगे या फिर मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, लेकिन जब घंटे बीतने लगे और रात तक ना कोई मैसेज ना कोई कॉल आया तो सब घबराने लगे। उसके दोस्तों और परिवार ने बार बार उसके मोबाइल पर कॉल करना शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से भी ज़्यादा बार उसका फ़ोन मिलाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार या तो कोई जवाब नहीं मिला या फिर नीरज से बात नहीं हो पाई। जब कुछ भी नहीं पता चला तो परिवार और दोस्तों ने पुलिस के पास जाकर उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। शुरुआती जांच में सामने आया कि नीरज की दोस्त मारिया मोनिका सुसैराज वो आखिरी शख्स थी जिसने नीरज को जिंदा देखा था। और भी दोस्तों से पूछताछ हुई ताकि नीरज तक पहुंचा जाए, लेकिन उस वक्त किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस नहीं था। ये एक ऐसे जुर्म की कहानी थी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। Welcome to the Mystery Atlas. You are watching The Haunting Case of Neeraj Grover. नीरज ग्रोवर का जन्म 1982 में उत्तर प्रदेश के किशनी नाम के एक छोटे से कस्बे में हुआ था। बचपन से ही उनके सपने बड़े थे। टेलीविजन और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना उनका एक बड़ा लक्ष्य था। इसी सपने को पूरा करने के लिए नीरज मुंबई आ गए। उस वक्त मुंबई को टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब माना जाता था। देश के कोने कोने से लोग मुंबई अपनी किस्मत आजमाने आते थे और उन्हीं में से एक थे नीरज ग्रोवर। उनकी मेहनत रंग लाई। सिर्फ 26 साल की उम्र में ही नीरज टेलीविजन इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम बना चुके थे। वो स्टार प्लस के पॉपुलर क्विज शो क्या आप 5वीं पास से तेज हैं की क्रिएटिव टीम में क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहे थे। इसी के साथ वो जल्दी शुरू होने वाले टेलीविजन सीरियल महाभारत के ऑडिशंस भी कंडक्ट कर रहे थे। करियर धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था और इसी बीच महाभारत के ऑडिशंस के दौरान 25 साल की एक कन्नड़ एक्ट्रेस मारिया मोनिका सुसैराज नीरज के ऑफिस पहुंची। मारिया एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहती थी। ऑडिशन के बाद नीरज को लगा कि एक्टिंग और खासकर हिंदी एक्सेंट के मामले में मारिया उस रोल के लिए सूटेबल नहीं थी। इसी वजह से उसे रोल नहीं मिल सका। प्रोफेशनल तौर पर रिजेक्ट होने के बावजूद नीरज मारिया की पर्सनालिटी से काफ़ी इम्प्रेस हुआ। ऑडिशन के बाद दोनों ने बातचीत शुरू की। धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे के फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज किए और रेगुलर कॉल्स और ऑनलाइन चैट्स के ज़रिए उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। समय के साथ साथ दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। ऊपर से देखने पर ये एक नॉर्मल दोस्ती लगती थी, लेकिन ये रिश्ता बहुत गहरा हो चुका था। कुछ समय बाद मारिया ने मुंबई के मलाड एरिया में धीरज सॉलिटायर अपार्टमेंट्स के फ्लैट नंबर 201 को रेंट पर ले लिया। 6 मई 2008 की शाम नीरज मारिया के इसी नए अपार्टमेंट में गया था। मारिया अभी अभी वहीं शिफ्ट हुई थी और नीरज उसकी शिफ्टिंग में मदद करा रहा था। मारिया के मुताबिक करीब 11 बजे रात को नीरज उसके फ्लैट से निकल गया क्योंकि उसे अंधेरी में किसी पार्टी को अटेंड करने के लिए जाना था। लेकिन उसके बाद से किसी ने भी नीरज को नहीं देखा। फैमिली द्वारा दर्ज की गई मिसिंग कंप्लेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पुलिस ने नीरज के आखिरी कुछ घंटों की एक्टिविटीज़ को ट्रेस करना शुरू किया। पुलिस ने मारिया से भी पूछताछ की। मारिया ने बताया कि हाँ, 6 मई की शाम को नीरज मारिया के फ्लैट पर आया था, लेकिन करीब आधी रात को नीरज वापस लौट गया। उसको एक पार्टी पर जाना था
और जाते जाते वो अपना फ़ोन गलती से मारिया के फ्लैट पर ही भूल गया। पहली नज़र में ये बयान पुलिस को नॉर्मल लगा, लेकिन फिर भी पुलिस ने बिना देरी किए मारिया सुसैराज के फ्लैट नंबर 201 धीरज सॉलिटेयर अपार्टमेंट्स मलाड में फोरेंसिक टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। शुरुआत में फ्लैट देखकर शायद किसी को कुछ अजीब ना लगे, लेकिन जैसे जैसे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने हर कोने की बारीकी से जांच करनी शुरू करी, वैसे वैसे कई ऐसे सबूत सामने आने लगे जो मारिया के बयान पर सवाल खड़े कर रहे थे। सबसे पहले इन्वेस्टिगेटर्स की नज़र बेडरूम पर पड़ी। पुलिस ने देखा कि बेडरूम का अपहॉल्स्ट्री यानी कर्टन्स, बेडशीट्स और कई दूसरा सामान बिल्कुल नया था। ये बात इन्वेस्टिगेटर्स को काफ़ी अजीब लगी। आखिर एक ही दिन में इतना सारा नया सामान क्यों खरीदा गया था? जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने और गहराई से जांच की तो उन्हें दरवाजे के लैच पर खून के कुछ निशान मिले। घर के कुछ और हिस्सों में भी खून के छोटे छोटे दाग मिले। इन ब्लड सैंपल्स को फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया और रिपोर्ट्स आने पर ये क्लियर हो गया कि ये खून किसी और का नहीं बल्कि नीरज ग्रोवर का ही था। अब पुलिस का शक और गहरा हो चुका था। पुलिस ने नीरज के मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड्स और टेक्निकल डिटेल्स की जांच शुरू की। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 7 मई की शाम, यानी जिस दिन की सुबह से नीरज गायब था, उसके मोबाइल फ़ोन पर एक एसएमएस रिसीव हुआ था। टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस वक्त फ़ोन की लोकेशन दहिसर चेक नाका के आसपास ट्रेस हुई थी। यही पुलिस को एक बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आई। अगर मारिया की बात सच थी और नीरज अपना मोबाइल 6 मई की रात उसके फ्लैट में ही भूल गया था, तो फिर 7 मई को उस फोन की लोकेशन दहिसर चेक नाका कैसे आ सकती थी? अब पुलिस को यकीन हो गया था कि मारिया सिर्फ सच ही नहीं छुपा रही थी, बल्कि इन्वेस्टिगेशन को गुमराह कर रही थी। पुलिस ने अब मारिया को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू करी और फैक्ट्स सामने रखे, जिसके बाद मारिया टूट गई और उसने जो खुलासा करा उससे सबकी रूह कांप गई। मारिया ने बताया कि उसकी जिंदगी में पहले से ही एक और शख्स मौजूद था। उसका नाम था लेफ्टिनेंट एमिली जेरोम मैथ्यू, जिसकी उम्र 25 साल थी। वो एक नेवल ऑफिसर था जो उस समय कोची में पोस्टेड था और मारिया का फियांसे भी था। शुरुआत में जेरोम को मारिया और नीरज की दोस्ती से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उसे ऐसा लगने लगा था कि ये दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेरोम को लगने लगा था कि मारिया और नीरज एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। इसी वजह से वो काफ़ी पॉजेसिव और इनसिक्योर हो गया था। 6 मई 2008 की शाम को, यानी जिस दिन नीरज फ्लैट शिफ्टिंग में हेल्प कराने मारिया के फ्लैट पहुंचा था, उस शाम जेरोम, जो कि कोची में था, उसने रोज की तरह मारिया को कॉल करी। बात हो ही रही थी कि जेरोम को पीछे से एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी। जेरोम के पूछने पर मारिया ने बताया कि हाँ, नीरज उसके साथ शिफ्टिंग में हेल्प कराने आया है। ये सुनते ही जेरोम को गुस्सा आया और उसने बोला कि नीरज को तुरंत वहाँ से भेजा जाए और रात को नीरज वहाँ नहीं रुकना चाहिए। इसको सुनकर मारिया ने हामी भरी और जेरोम से शांत होने को कहा और फ़ोन कट कर दिया। लेकिन उस दिन नीरज रात को वहीं उसी फ्लैट में रुका। उस रात क्या बातचीत हुई, नीरज ने घर जाने का फैसला क्यों नहीं किया, या दोनों ने आखिर क्या डिसाइड किया, इस बारे में कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई। अगली सुबह 7 मई 2008 लगभग सुबह 7 बजे नीरज और मारिया दोनों फ्लैट के अंदर सो रहे थे। तभी अचानक घर की डोरबेल बार बार बजने लगी। मारिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और दरवाजे के बाहर खड़ा शख्स देखकर वो एक पल के लिए सन्न रह गई। दरवाजे पर खड़ा था उसका फियांसे एमिली जेरोम मैथ्यू, जो कि स्पेशली कोची से मुंबई की इमीडिएट फ्लाइट करके वहां पहुंचा था। जेरोम को अपने सामने देखकर मारिया कुछ समझ नहीं पाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेरोम बिना किसी देरी के सीधा फ्लैट के अंदर घुस गया। घर के अंदर जाते ही उसकी नज़र नीरज पर पड़ी। उसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई।
बात इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते बहस ने हाथापाई का रूप ले लिया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इसी दौरान जेरोम गुस्से में किचन की तरफ गया और वहां से एक नाइफ उठाकर लाया। इसके बाद उसने नीरज पर एक के बाद एक कई वार किए। हमला इतना ज्यादा था कि नीरज को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ ही पलों में नीरज ने वहीं दम तोड़ दिया। कुछ ही देर पहले जो आदमी अपने फ्यूचर, अपने करियर के बारे में सोच रहा था, अब उसकी मुंबई के एक अपार्टमेंट के बेडरूम में डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था, एक लाश को छुपाया कैसे जाए? रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह लगभग 10 बजे मारिया फ्लैट से बाहर निकली। वो एक नियर बाय मॉल गई और वहां से 2 डफल बैग्स, बेडशीट्स, कर्टन्स और एक नाइफ खरीद कर लाई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये सामान किसी नए घर को सजाने के लिए नहीं था, बल्कि मर्डर के सबूत मिटाने के लिए था। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जेरोम और मारिया ने मिलकर नीरज के शव के कई टुकड़े किए। मीडिया रिपोर्ट्स में ये संख्या लगभग 300 टुकड़े भी बताई गई है। उन टुकड़ों को उन्हीं डफल बैग्स में भर दिया गया। इसके बाद बेडरूम का अपहोल्स्ट्री बदल दिया गया। नए बेडशीट्स, नए कर्टन्स, ताकि खून के निशान और मर्डर से जुड़े सबूत मिटाए जा सकें। फिर मारिया ने एक कार अरेंज की और शाम के लगभग 4:30 बजे मारिया और जेरोम ने डफल बैग्स को कार की बूट स्पेस में रखा और मुंबई से बाहर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में दोनों ने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी और वहीं से पेट्रोल खरीदा। मुंबई के एक बाहरी इलाके की तरफ पहुंचने के बाद इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उन्होंने बैग्स में रखे शव के टुकड़ों पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दी। ये सब करने के बाद मारिया और जेरोम उसी रात देर से वापस मुंबई लौट आए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने सोचा कि नीरज ग्रोवर से जुड़ा हर सबूत हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसे निशान पीछे छूट चुके थे जो आने वाले दिनों में उनके राज से पर्दा उठाने वाले थे। पुलिस ने मारिया के बैंक और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स की जांच करी और रिकॉर्ड्स से पता चला कि 7 मई 2008 की सुबह, यानी उसी दिन जब नीरज की मौत हुई थी, मारिया ने अपने अपार्टमेंट के पास मौजूद एक मॉल से नया अपहोल्स्ट्री सामान, एक चॉपर और 2 डफल बैग खरीदे थे। साथ ही उस पेट्रोल पंप के कर्मचारी का भी बयान लिया गया जहां से मारिया और जेरोम ने पेट्रोल खरीदा था। इन सबूतों और मारिया के कन्फेशन के बेस पर पुलिस ने एमिली जेरोम को भी गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा कानूनी संघर्ष। कई सालों तक कोर्ट में गवाहों के बयान हुए, फोरेंसिक रिपोर्ट्स पेश की गई और प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ने अपने अपने तर्क रखे। कई सालों तक चली इस लीगल बैटल के बाद जुलाई 2011 में मुंबई सेशंस कोर्ट ने इस बहुचर्चित केस में अपना फैसला सुनाया। एडिशनल सेशंस जज M.W. चंदवानी ने केस से जुड़े सभी सबूतों, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और गवाहों के बयानों का विस्तार से विश्लेषण किया। कोर्ट ने अपने फैसले में एमिली जेरोम मैथ्यू को इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 304 यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का दोषी ठहराया। कोर्ट के मुताबिक इस मामले में उसके खिलाफ मर्डर की धारा लागू नहीं हुई। इस जुर्म के लिए एमिली जेरोम मैथ्यू को 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने मारिया मोनिका सुसैराज को मर्डर का दोषी नहीं माना, लेकिन कोर्ट ने ये जरूर माना कि उसने जुर्म के बाद सबूत मिटाने में भूमिका निभाई थी, इसलिए उसे इंडियन पीनल कोड की सेक्शन 204 यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के तहत दोषी ठहराया गया। इस जुर्म के लिए मारिया सुसैराज को 3 साल की कैद की सजा सुनाई गई। एक 26 साल का युवा जिसके सामने टेलीविजन इंडस्ट्री में एक प्रॉमिसिंग करियर था, जिसकी जिंदगी सपनों से भरी हुई थी, उसका सफर पल भर में हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस कहानी से हमें पता लगता है कि जब प्यार, पॉजेसिवनेस और धोखा अपनी हद पार कर देते हैं तो उसका अंजाम कितना विनाशकारी हो सकता है। अगर आपको ये केस इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मिस्ट्री एटलस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
धन्यवाद।